वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मोमेंट एजुकेशन में। अभी तक ज्योग्राफी के 6th क्लास के 6 चैप्टर तक अपलोड किए थे। यह 7वां खास जानकारी है, बेसिक है, एनसीईआरटी वे से ध्यान से आप देखेंगे तो आपका जो बेसिक ज्योग्राफी है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और इस सीरीज के बाद मैं 7th की ज्योग्राफी लाऊंगा, फिर 8th की, फिर 9th 10th 11th 12th पूरी ज्योग्राफी रहेगी। उसके बाद फिर अन्य सब्जेक्ट देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को बस पढ़ना है, बस ध्यान से सुनना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। इसमें है, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय। तो कायदे से यदि हम देखें, मान लेते हैं कि अपना भारत कुछ इस तरीके से है। तो भारत में क्या है कि उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर प्रायद्वीपीय तट पर लहराते हैं। अब इसमें एक बात आ गई प्रायद्वीप की, तो ये समझना ज़रूरी है। प्रायद्वीप की बात आ गई तो प्रायद्वीप का मतलब होता है ज़मीन का वह टुकड़ा, यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रायद्वीप क्या होता है, स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। यानी कि स्थल का वह भाग जो जल से 3 तरफ से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे अपना भारत कुछ इस तरीके से, यहाँ भी पानी और इधर भी पानी है, तो इसलिए क्या है, तीनों तरफ से जो जल से घिरा हुआ है, इसीलिए भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। आगे क्या कहा गया है कि हिमालय उत्तर में है भारत के, यानी कि मान लो इस तरीके से भारत है यदि, तो ऊपर यहाँ हिमालय है हमारा, फिर इधर तुम्हारा अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर हिंद महासागर। तो चारों तरफ से भारत का एक सेफ आकृति में है। उसके बाद फिर भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है, जो कि इसे उत्तर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी जो लंबाई है वह 3200, तो वैसे तो 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना आप। इसमें छोटे बच्चों के लिए है तो फुल जो आंकड़े हैं पूरे पूरे नहीं दे रखे हैं। तो यदि हम देखें कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यानी कि यदि अपना भारत इस तरीके से है तो यहाँ से लेके यहाँ तक के ऊपर ये कश्मीर और नीचे कन्याकुमारी, यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी है 3214, क्योंकि इसमें बच्चों के लिए दे रखी है इसलिए। और वहीं इधर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक के बीच में कितनी दूरी देखी, 2900। तो ऐसे 2900 ना होकर 2933 है, इस बात को ध्यान रखना। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लंबाई 3214 है और अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ के रण यानी कि गुजरात में इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असम पठारी, सतही तटीय भाग एवं द्वीपीय स्थल रूपों से भिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, यानी कि जो भारत में यहाँ जलवायु है, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा भी अलग अलग है। और यही वजह है कि कह सकते हैं कि ये जो है हमारी परंपराओं को दिखाता है। और यही के कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 में अब तक की आबादी 120 करोड़ थी, वैसे तो अब तो आबादी 135 करोड़ के आसपास दिखाई लगभग है, पर ये 2011 का डाटा है, इसलिए 120 करोड़ की आबादी थी। और इसमें सबसे पहले चीन है विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला, और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अपना भारत है, इस बात को ध्यान रखना है। अब आकृति पे आते हैं, स्थिति पे। स्थिति का मतलब है पृथ्वी। जैसा कि आपने पीछे के चैप्टर में पढ़ा था, पृथ्वी पर हमने कुछ रेखाएं खींच रखे हैं, अक्षांश और देशांतर, तो उसके हिसाब से हमारा भारत कैसा है, किस स्थिति में है। तो भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि यदि पृथ्वी देखी जाए तो ये जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, तो यहाँ हमारा स्थित है भारत। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर वाला गोलार्ध उत्तरी है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इसको 23.5 डिग्री पे काटती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे काटती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान रखना, जो लगभग भारत को मध्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य आप कमेंट में करना, या फिर मैं आपको बता देता हूँ 8 राज्य क्या हैं। पहला है इसमें राजस्थान है, फिर गुजरात है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ और मिजोरम और त्रिपुरा। कुछ एक इन राज्यों से होकर क्या होती है, ये गुजरती है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश से गुजरती है। उसके बाद क्या है, जो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके
37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। यानी कि यदि हम अपनी पृथ्वी बनाएं तो अक्षांश आपको पता है कि ये पृथ्वी अगर बनाए तो ये हमने अक्षांश बनाए थे इस तरीके से, और ये बनाए थे देशांतर। तो भारत का जो भूमि का विस्तार है वो 8 डिग्री उत्तर से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों में। यानी कि मान लो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट है और ये वाली लाइन और कुछ ऊपर वाली लाइन 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में, तो यहाँ पर भारत होगा। और वहीं देशांतर ये विस्तार कितना बताया भारत का, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25, यानी कि मान लो ये वाला जो भाग है यहाँ पे 68 और ये 97, तो इसके बीच का भाग तो कुल इस तरीके से होगा। तो बेसिक है, याद रखना। आगे क्या है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पता लग गया। और इसका देशांतरीय विस्तार लगभग 29 का, क्योंकि देखो इन दोनों में जो डिफरेंस देखोगे 68 7 में और 97 25 में, और वहीं यदि 8 4 और 37 6 में भी देखोगे तो इनका जो डिफरेंस है वो लगभग 29 का आता है। इसलिए भारत का जो देशांतरीय विस्तार यदि देखें तो लगभग 29 डिग्री का है। अब ये बताया गया कि क्या आप जानते हैं कि बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर और अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। जैसा कि बताया गया था पहले के चैप्टर में आपको कि भारत का मानक समय हम इलाहाबाद के अंदर 82.5 डिग्री माना गया था। तो अलग अलग देश क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, तो उनमें एक मानक समय के हिसाब से वहाँ टाइम नहीं चलता उनका। इसीलिए क्या है, इसी वजह से क्या है, अमेरिका में 7 मानक समय माने गए हैं, कनाडा में 6 माने गए हैं। इसी वजह से आगे चलते हैं। यदि हम देखें कि प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर आता है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। समय निकालना इससे आपको आ जाएगा और हेल्पफुल होगा। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में क्या होता है, 4 मिनट का अंतर आता है। और वहीं ये बात भी बोली गई कि पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की अपेक्षा सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है और 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। इस चीज़ को समझना है। और ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत का जो मानक समय माना गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना गया है। ठीक है, अब आ गए हैं इसके पड़ोसी देशों पे। तो पड़ोसी देशों में यदि आप मैप देख लें अच्छे से, अगर यदि आप मैप भी देख लेंगे तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जैसे ये इधर की तरफ दिखाया गया आपको अफ़गानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है, फिर ये चीन है, ये नेपाल है, ये भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ये कुछ हमारे ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा हमसे लगी हुई है। स्थलीय सीमा जैसे ये पाकिस्तान हो गया, और फिर ये अफ़गानिस्तान हो गया, फिर ये पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। इनसे स्थलीय सीमा का मतलब होता है स्थल लगे हुए, समुद्र नहीं लगे हुए। फिर इधर अगर हम देखें तो ये हमारा श्रीलंका है, और इधर ये मालदीव है, और फिर इधर की साइड पे क्या इंडोनेशिया भी है। तो ये सारे क्या हैं, हमसे क्या मतलब समुद्री सीमा इनसे जुड़ी हुई है। ये चीज़ें समझनी है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो भारत के पड़ोसी देशों में एक अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। स्थलीय सीमा से लगे हुए कितने देश हो गए, 2 4 6 7 देश हो गए। तो 7 देश स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, और वहीं 2 देश समुद्री सीमा से लगे हुए हैं, जिसमें मालदीव और ये आपका श्रीलंका है। ये कुछ अब हम हमारे देश के अंदर बात करते हैं। तो राज्य राजधानी आप पीछे के चैप्टर में देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब भारत का जो राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन है वो तो है ही नहीं। अब आगे देखते हैं। इसमें क्या है कि भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब राज्य तो 28 हो गए हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था उसको क्या बना दिया गया, अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो ये हमारी जो श्रृंखलाएँ जा रही हैं, हिमालय की श्रृंखला है। ये हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, और इधर जो हमारा ये पीला भाग है ये क्या है, सारा प्रायद्वीपीय पठार है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, बाकी कुछ खास नहीं है। अब भौतिक विभाजन की बात करते हैं हम। तो भारत का भौतिक विभाजन देखें तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जिसमें पर्वत है, पठार है, मैदान है। इसका आपने पीछे चैप्टर में पढ़ लिया था, कैसे बनते हैं, किस वजह से बनते हैं सब। और द्वीप समूह भी है। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का काम करता है। संतरी का मतलब एक तरीके से बोले बॉडीगार्ड या रक्षक, क्योंकि उधर से क्या होता है, ठंडी हवाएं हमारी तरफ नहीं आने देता।
और हिमालय इसका मतलब होता है बर्फ़ का घर। हिमालय पर्वत की फिर क्या है, हिमालय पर्वत की 3 मुख्य श्रृंखलाएं बनी हैं। सबसे उत्तर में स्थित को बृहद हिमालय कहते हैं, फिर हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में पड़ती है। खैर, उसके बाद क्या है कि हिमाद्री है उसके सेकंड भाग में। फिर क्या है, दक्षिण में स्थित बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान है। 5 पहाड़ियों के नाम से कौन से राज्य को जानते हैं या कौन सी जगह को जानते हैं उसका आपको पता लगाना है। फिर अंत में यदि देखें तो शिवालिक सबसे दक्षिणी, इन सबसे अंतिम माध्यम हिमालय। तो यदि देखें हिमालय को यदि आप देखेंगे तो 3 टुकड़ों में तो वैसे बताया है, पर होते 4 हैं। 4 स्तर हैं, 1 2 3 4। तो सबसे बाहरी वाला जो स्तर होता है उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं या बाह्य हिमालय कहते हैं। फिर हमारा बृहद हिमालय, इसे हिमाद्री भी कहते हैं। फिर हमारा आता है लघु हिमालय और फिर आता है शिवालिक। तो सबसे पहले वाला क्या है, ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, ये सबसे बाहरी वाला जो भाग है ट्रांस हिमालय है, फिर ये बृहद हिमालय है, उसके बाद फिर लघु हिमालय आता है और फिर शिवालिक आता है। 4 टुकड़ों में डिवाइड है। सबसे बाहरी भाग ट्रांस हिमालय, जिसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद फिर जो सबसे बड़ी श्रृंखला जो है वो है बृहद हिमालय, उसके बाद फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय आता है। इस बात को ध्यान रखना है। फिर भारत के दक्षिण में उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान आपको पता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के माध्यम से बना हुआ है, और यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की नदियों से बना हुआ है। इनकी सहायक नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ का मतलब होता है मिट्टी, पानी के साथ मिट्टी मिलाती हैं। इन नदियों के द्वारा मैदान अधिक उपजाऊ हो गए और यही कारण है कि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहती है। तो मैदानों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है, आपको पता ही है। भारत में पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल है, यानी कि राजस्थान में। यह शुष्क गर्म रेतीला है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि बारिश तो होती नहीं है, तो बारिश होगी नहीं तो वनस्पति वैसे ही कम रहेगी। फिर उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, यानी कि मान लो ये उत्तरी मैदान है तो इसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार मौजूद है, और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है। और प्रायद्वीपीय पठार बहुत पुराना भाग है, इस बात को अपने ध्यान रखना है। इस क्षेत्र की बहुत सी पर पहाड़ी श्रृंखला घाटियाँ स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली है, यानी कि इधर की तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। फिर वहीं सतपूर्ण विंध्य पहाड़ियाँ भी इसमें है। फिर आगे चलते हैं। फिर क्या है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, और इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट में पश्चिमी घाट या सादरी कहते हैं, और पूर्वी घाट को पूर्वी घाट कहते हैं। यानी कि अब इसको देखना है आप कि मान लो कि ये भारत ऐसे बन गया हमारा, तो इधर और इधर एक घाट है हमारे, तो इधर वाले घाट को कहते हैं पश्चिमी घाट, यानी कि पश्चिमी घाट, और इधर वाले घाट को कहते हैं पूर्वी घाट। क्योंकि पूर्व की तरफ है तो पूर्वी घाट होगा और पश्चिम की तरफ है तो पश्चिमी घाट होगा। इस बात में आपने ध्यान रखना है। ये भाग बहुत हरा भरा है और ये कम हरा भरा है, क्योंकि कटा फटा ज़्यादा है, बारिश वगैरह कम होती है। फिर तटीय मैदान है, पश्चिमी घाट का पूर्वी तटीय मैदान वगैरह है। ये कुछ 2 पॉइंट आए थे, इनको समझ लेते हैं। जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं, तो नदियों द्वारा लाई गई महीन मिट्टी होती है, और नदी बेसिनों द्वारा लाई गई होती है, जिससे क्या होता है मिट्टी हमारी बहुत उपजाऊ। सहायक नदियाँ होती हैं, जैसे कोई मुख्य नदी ऐसे करके जा रही है, उसमें अन्य नदियाँ आके मिल जाएँ, तो जो नदियाँ आके मुख्य नदी में मिल जाती हैं उसे सहायक नदियाँ कहते हैं। उसके बाद क्या है कि क्या आप जानते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपको पता ही है, सुंदरबन डेल्टा। इस बात को ध्यान रखना। त्रिभुजाकार है सुंदरबन डेल्टा, त्रिभुजाकार है सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। और बस फिर लक्षद्वीप के बारे में बात कही गई। इसमें क्या कहा गया है कि प्रवाल छोटे, क्योंकि लक्षद्वीप आपको पता है प्रवाल द्वीप है, तो लक्षद्वीप क्या, प्रवाल क्या है, छोटे जंतुओं का कंकाल पॉलिप का कहा जाता है। ये जीवित पॉलिप मरते हुए हैं तो उनका कंकाल बच जाते हैं और अन्य पॉलिप की वृद्धि हो जाती है, ठोस कंकालों के रूप में ऊपर आते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो जो जीवाश्म थे वो मर गए, अब उनकी हड्डियाँ मजबूत है और वो जम गई नीचे, फिर वो कुछ समय बाद क्या हो गई, ऊपर आ गई, और उसकी वजह से क्या हुआ, द्वीपों का निर्माण हो गया। इसीलिए इसको प्रवाल द्वीप कहते हैं, लक्षद्वीप को। और देखते हैं कि पूरब की ओर बहने वाली नदी का मतलब होता है जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगे, जिसमें महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और ये वजह है कि सुंदरबन डेल्टा बहुत ही उपजाऊ है, और सुंदरबन डेल्टा का नाम यहाँ पर जो सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं उसकी वजह से पड़ा है। आगे क्या है कि भारत में 2 द्वीप समूह हैं, 2 द्वीप समूह लक्षद्वीप प्रवाल का द्वीप है, आपको मैंने बता दिया प्रवाल कैसे हैं। उसके बाद
दूसरी तरफ अंडमान निकोबार है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 2004 में सुनामी आई थी इसमें, जो हमारा सबसे नीचा बिंदु था इंदिरा पॉइंट, जो इंदिरा पॉइंट था वो डूब गया था क्योंकि सुनामी इतनी भयंकर आई थी कि उसकी वजह से पूरा डूब गया था। तो ये कुछ हो गया बेसिक दोस्तों, चैप्टर ओवर हो गया। क्वेश्चन पे आते हैं। पहला, हिमालय के सबसे दक्षिणतम भाग को क्या कहते हैं, यानी सबसे नीचे वाला भाग। तो सबसे नीचे वाला भाग मैंने आपको शिवालिक बताया था, क्योंकि 4 हिमालय, ट्रांस, फिर बृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक। फिर सह्याद्री को अन्य किसके नाम से जाना था, सह्याद्री पश्चिमी घाट। पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। उसके बाद क्या, अरब सागर में स्थित कौन सा है, तो देखो अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।